नमस्कार। ब्राह्मी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। और अर्थव्यवस्था के अंतर्गत पिछले हमने लेक्चर्स में इसकी मूलभूत अवधारणाओं को समझने का प्रयास किया था। उसी क्रम में हम इस लेक्चर्स में उसके आगे की अवधारणाओं को समझने का प्रयास करेंगे। तो पिछले हमने लेक्चर्स में ये देखा था कि अर्थव्यवस्था क्या होती है, अर्थशास्त्र क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसके प्रकारों पर हमने चर्चा किया था, है ना। और साथ ही साथ में अर्थव्यवस्था के हमने क्षेत्रों पर भी चर्चा की थी कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र होते हैं। तो आज हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था के प्रकारों की। ठीक, तो अर्थव्यवस्था के प्रकारों की अगर हम चर्चा करें तो अर्थव्यवस्था के प्रकार कई हैं और उन कईयों प्रकारों को अपनी सुविधानुसार अध्ययन के दृष्टिकोण से कहीं कोई विरोधाभास उत्पन्न न हो, कहीं कोई चुनौती ऐसा न लगे कि नहीं ये कन्फ्यूजन है, इस प्रकार से हमें समस्याएं जा रही है या समझने में इसकी थियरी को लेकर, इसलिए हमने इसको कई आधारों पर इसको बांटा जाता है। तो जैसे विकास अवस्था के आधार पर अर्थव्यवस्था का जो प्रकार है, ध्यान से समझिएगा, वो 3 प्रकार के होते हैं। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था और विकसित अर्थव्यवस्था, है ना। अल्प विकसित, विकासशील और विकसित अर्थव्यवस्था, इस शब्द को आपने अक्सर सुना होगा क्योंकि ये भारत इस अवस्था में क्या है, वर्तमान में चल रहा है। अर्थात अल्प विकसित कभी भारत रहा और अब विकासशील है, अब कहाँ चला जाएगा, विकसित की ओर। तो विकास अवस्थाओं के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकारों में को हम 3 भागों में बांटते हैं। सामान्यतः अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, जिसे हम प्रायः पिछड़ा, है ना, पिछड़ा या पिछड़ी अर्थव्यवस्था की भी संज्ञा देते हैं। लेकिन चूंकि पिछड़ी अर्थव्यवस्था कहना इन अल्प विकसित देशों को अच्छा नहीं लगता, बार बार संयुक्त राष्ट्र संघ में इन्होंने इस बात पर आपत्ति जताई कि भाई हमको पिछड़ा शब्द, है ना, इस प्रकार का उपयोग न किया जाए, हमारे लिए अल्प विकसित शब्द ही क्या है, बेहतर है। अतः सैद्धांतिक तौर पर, आधिकारिक तौर पर इन्हीं शब्दों का क्या होता है, इन देशों के लिए प्रयोग होता है। और उसके बाद विकासशील, जो पिछड़े देश से निकलकर, है ना, थोड़े बहुत डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं, उन्हें प्राय हम क्या कहते हैं, डेवलपिंग कंट्री या फिर विकासशील देश। और फिर आते हैं डेवलप्ड कंट्री, विकसित देश, इस अवस्था का अगला हिस्सा। तो ठीक, हम एक एक अवस्थाओं की बात करेंगे यहाँ पर। जो पहला है वो है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, अंडर डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, जिनका विकास बहुत क्या हुआ हो, अल्प, अल्प का मतलब होता है बहुत कम हुआ हो। तो इसकी डेफिनेशन को समझिए कि अगर 2 नंबर में आता है तो उसमें 1-2 लाइन लिखना पड़ेगा आपको। तो कैसे लिखेंगे, ऐसे देश जो अपनी प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग पूंजी एवं तकनीकी के अभाव में नहीं कर सकते हैं। याद रखिएगा, प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग किसके अभाव में नहीं कर पाते, पूंजी और तकनीकी के अभाव में नहीं कर पाते। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि सर ये परिभाषा है क्या? हाँ, परिभाषा ही है, बिल्कुल इस चीज को समझने के लिए यही परिभाषा है। और अल्प विकसित या तीनों जितने भी प्रकार हैं, विकासशील या विकसित अर्थव्यवस्था, इनके लिए कोई ऐसे आधिकारिक तौर पर परिभाषा घोषित नहीं की गई है। हाँ, समय समय पर IMF और वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये तय किया जाता है कि कौन से देश, है ना, किस प्रकार की कैटेगरी में या किस अल्प विकसित होंगे, विकासशील होंगे या विकसित होंगे, ये समय समय पे चीजें तय की जाती हैं। लेकिन सामान्य तौर पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में पढ़ते समय या आंसर लिखते समय उस पर आपको नहीं जाना है, बल्कि सामान्य एक परिभाषा देना है जो उसकी विशेषताओं में, उसके लक्षणों में दिखाई देता है। ठीक, तो अल्प विकसित का क्या है, ऐसे प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन का मतलब क्या है, समझ लीजिए जैसे ऊर्जा है ना, ऊर्जा के स्रोत, कोयला हुआ, है ना, और नाभिकीय ऊर्जा हुआ, है ना, सूर्य से प्रकाश से आने वाली सौर किरण से प्राप्त होने वाली ऊर्जा हुआ, है ना, और यह स्वयं एक क्या होता है, एक मानव होता है। तो ये जो मानव हैं या लोग हैं वहाँ के, या वहाँ के जो प्राकृतिक संसाधन हैं, चाहे मिट्टी है खेती के लिए, है ना, इन सब का आप उपभोग पूंजी की कमी, है ना, और तकनीकी की कमी के अभाव में नहीं कर पाते। और जब आपके पास मिट्टी दी हुई है, खेती है ना, उपजाऊ मिट्टी है, पता चला कि उसमें खेती नहीं हो पा रही है, इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि हो सकता है आपके पास हल न हो, हल है तो पता चला जरूरत है ट्रैक्टर की, हार्वेस्टर की, है ना, बड़ी मात्रा में, और जरूरत है पैसे की ताकि हम उसमें अच्छे बीज और खाद का क्या कर सके, प्रयोग कर सके। तो जब इस प्रकार से पूंजी और तकनीकी दोनों का किसी के पास अभाव हो, तो ये अभाव पूरे देश में प्रायः अधिकांश लोगों के पास हो,
तो ऐसे जो देश होते हैं क्या होते हैं, अल्प विकसित, वो विकास नहीं कर पाते। आप सामान्यतः गांव में भी ये परिभाषा को आप अप्लाई कर सकते हो। गांव में कुछ परिवार ऐसे होते हैं, कुछ घर ऐसे होते हैं जिनके पास खेती बाड़ी तो ठीक ठाक है या सामान्य तौर पर है, लेकिन उनके पास पैसे की जो स्रोत है, आय का जो स्रोत है वो बहुत कम होता है। वह इस आय के स्रोत के कारण हो सकता है तकनीकी का प्रॉपर या बेहतर इस्तेमाल नहीं कर पाते, तो ऐसी स्थिति में वह परिवार जो होता है पिछड़ा ही रह जाता है। लेकिन दूसरी तरफ दूसरा जो व्यक्ति है, दूसरा जो घर है, उसके पास यदि आय का स्रोत बेहतर है, तकनीकी का इस्तेमाल कर पाता है, तब तो वो क्या करता है, अधिक उत्पादन अपने खेतों में कर पाता है। तो समस्त ये राष्ट्रों के संदर्भ में है कि उस देश में वास्तव में चल क्या रहा है। तो ऐसी स्थिति होने पर वह देश क्या होता है, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, इसके उदाहरण देख लीजिए। सामान्यतः अफ्रीकी देश होते हैं, लैटिन अमेरिकी देश होते हैं, और कुछ देश हैं एशिया के, जैसे मध्य एशियाई जो देश हैं, प्रायः वहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों का अभाव है। और जो प्राकृतिक संसाधन हैं भी, जैसे आप यूरेनियम की बात कर लीजिए, कजाकिस्तान के लेके तुर्कमेनिस्तान के आसपास का जो एरिया है, या अफगानिस्तान में लिथियम का भंडार मिलता है लेकिन उसका उत्पादन नहीं हो पाता प्रॉपर, है ना। तो ऐसी स्थिति में वह देश क्या हो जाते हैं, अल्प विकसित रह जाते हैं या बहुत पीछे रह जाते हैं आर्थिक विकास की दृष्टिकोण से। ठीक है, तो इसमें भारत के संदर्भ में यदि आप देखोगे तो आपके बगल का देश होता है कौन सा, भूटान। कहने के लिए तो ये क्या है, एक तरह का खुशहाल देश है। भूटान कहता है कि भाई हमको आर्थिक प्रक्रियाओं, आर्थिक गतिविधियों से कोई मतलब नहीं है, हमें कोई इंडस्ट्री नहीं लगानी है, हमको ऑक्सीजन हमारा बढ़िया है, सब कुछ हमारा जंगलों पर, वनों पर चल रहा है, हम बाकायदे बागाती खेती करते हैं, पारंपरिक तरीके से करते हैं, लेकिन हम खुश हैं। आप हमें अपनी कैटेगरी के हिसाब से मत बांटिए कि हमारे यहाँ आर्थिक गतिविधि ज़्यादा होगी तो हम विकसित हो जाएंगे। लेकिन चूंकि जब परिभाषा के दृष्टिकोण से देखेंगे तो वह देश अल्प विकसित माना जाएगा, ठीक है ना। इसी के इर्द गिर्द अफगानिस्तान भी आता है, चूंकि वहाँ लोगों की इनकम कम है ना, भूखमरी की समस्या ज़्यादा है ना, परिवहन के साधन कम है, ऊर्जा के स्रोत कम है, तो वह देश क्या होगा, पिछड़ा ही जाएगा, पिछड़ा ही जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये सब क्या आते हैं, प्राय अफ्रीकी देशों की आप कंडीशन जानते हैं कि वहाँ पर मौसम अर्थात जलवायु जो होता है वो क्या होती है, विषम होती है। या तो रेगिस्तान है, या तो सवाना घास का मैदान है, या फिर वहाँ पर विषुवत-रेखीय क्षेत्रों के आसपास वर्षा ज़्यादा होती है। तो विषम जलवायु परिस्थितियों के कारण प्राय ये देखा गया है कि जो अफ्रीकी देश हैं वो अल्प विकसित श्रेणी में रखे जाते हैं, जिसके कारण वह पूंजी और तकनीकी का इस्तेमाल अपने प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल हेतु नहीं कर पाते। तो ये देश क्या है, अल्प विकसित देश है। नेक्स्ट है, तो अल्प विकसित देशों की एक दो विशेषताओं को हम देख लेते हैं ताकि इसको समझने में और बेहतर हो। प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय का स्तर यहाँ पर क्या होता है, निम्न होता है। तो प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, सामान्यतः प्रति व्यक्ति आय, जैसे प्रति व्यक्ति आय कुल देश की जो जनसंख्या होती है और कुल देश की जो राष्ट्रीय आय होती है, जब आप उसमें भाग देंगे, अर्थात जब आप उसका बंटवारा करेंगे, तो आपको प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। चूंकि छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है, ये आगे हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन सामान्य तौर पर समझिए कि जैसे किसी परिवार में 5 व्यक्ति हैं, आपकी परिवार की आय समझ लेते हैं, और हर व्यक्ति अलग अलग प्रकार से अपनी इनकम तय कर रहा है। जैसे एक व्यक्ति 10 रुपये कमा रहा है, एक व्यक्ति 50 रुपये, और एक व्यक्ति 30 रुपये, है ना, और एक व्यक्ति जो है 0 रुपये कमा रहा है, और मान लीजिए एक व्यक्ति भी 10 रुपये कमा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 30 और 20 50 100, तो इसमें 4 व्यक्तियों की इनकम कितनी हुई, 100 रुपये। आप इसको सामान्य तौर पर समझिएगा। और टोटल कितने लोग हैं, 5 लोग। चूंकि जो नहीं कमा रहा है, हो सकता है वो बच्चा हो, है ना, या बहुत बुजुर्ग हो, तो उसको हम इंक्लूड नहीं करते, है ना। और अगर हो सकता है कि ये कमाने लायक हो, कमाने लायक का मतलब कार्यशील अवस्था में हो, 16-15 साल से अधिक उम्र का हो, 60 साल से कम उम्र का हो, तो हम इसको इसमें समाहित करते हैं। तो प्राय 5 व्यक्तियों के द्वारा कितना किया गया, 100 रुपये का कमाई हुई, और इस 100 रुपये को जब आप एवरेज निकालोगे तो कितना आएगा, 20 रुपये। तो इस परिवार की व्यक्तिगत आय कितनी हुई, 20 रुपये हुई। तो वैसे ही समस्त देश की जो राष्ट्रीय आय होती है, देश में कितना पैसा बन रहा है वो, और जितने लोग हैं, खासकर कार्यशील लोग हैं जो काम करने के लायक हैं, उनको इससे भाग दे दिया जाता है और प्रति व्यक्ति आय की गणना हो जाती है। वर्तमान में किसी भी देश की आर्थिक स्थिति को समझने के लिए, है ना, राष्ट्रीय आय के साथ साथ प्रति व्यक्ति आय को भी देखा जाता है।
अर्थव्यवस्था का आकार कितना बड़ा है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि वहाँ के लोगों की प्रति व्यक्ति आय, हर व्यक्ति लगभग कितना पैसा एक वर्ष में कमाता है ना, उसकी आय है, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। एक तरह का किसी भी अर्थव्यवस्था का ये आईना होता है। तो प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय का स्तर क्या होता है, निम्न होता है। और अधिकांश जनसंख्या किस पर निर्भर होती है, कृषि पर निर्भर होती है। स्वाभाविक है, 1950 के आसपास या उससे पहले आप चले जाएंगे तो भारत क्या था, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था था। अधिकांश लोग क्या करते थे, खेती करते थे, क्योंकि 90% जो जनसंख्या थी प्रायः कहाँ होती थी, गाँव में निवास करती थी। तो गाँव में एक ही आधार था, खेती करना या उससे संबंध पशुपालन हुआ, डेयरी हुआ, है ना, इन सब से मजदूरी हुआ, खास करके उस पर कार्य करते थे। तो अल्प विकसित क्या होते हैं, अधिकांश जनसंख्या कृषि एवं संबंध क्षेत्रों पर निर्भर होती है। साथ ही साथ में आर्थिक दुष्चक्र, ये बहुत अच्छी शब्दावली है। ये आपको आंसर राइटिंग में या फिर आगे जब आप बढ़ेंगे हम लोग, तो आर्थिक दुष्चक्र जैसे शब्दों पर को बार बार हमारे सामने आएगा। जैसे गरीबी हुआ, बेरोजगारी हुआ, इस प्रकार के चैप्टर में बार बार आर्थिक दुष्चक्र की हम बात करने वाले हैं। तो आर्थिक दुष्चक्र का मतलब होता है यदि कोई भी व्यक्ति आर्थिक रूप से पिछड़ा है, और आर्थिक रूप से पिछड़ने के व्यक्ति को एक शब्दावली होती है, सामान्यतः कहते हैं गरीब। अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो प्रायः वो गरीब ही रहता है ना। परिभाषा भी गरीबी की दी जाती है कि गरीब वह है जो गरीब है। तो गरीब कौन है भैया, जो गरीब है। इसका मतलब ये हुआ कि जो गरीब है, समझिएगा, गरीब वह है, गरीब कौन है, गरीब वह है, देखिए ये क्या है, ये गरीब है। गरीब वह है जो गरीब है। इसका मतलब यह है कि जो गरीब है वह व्यक्ति गरीब ही रहेगा, है ना। क्यों रहेगा, क्योंकि वह इसी गरीबी में क्या होता है, फंस जाता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, आर्थिक दुष्चक्र या गरीबी का दुष्चक्र। सामान्यतः कैसे फंसेगा, जो व्यक्ति गरीब होगा उसके लिए क्या होगा, उसको स्वाभाविक है वो बेरोजगार होगा, है ना। गरीबी के कारण वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएगा, या किसी भी प्रकार का व्यापार व्यवसाय, है ना, वो आर्थिक गतिविधि करने में क्या होगा, सक्षम नहीं होगा। और जब वो उसके पास आर्थिक गतिविधियां नहीं होगी तो स्वाभाविक है उसके पास आय नहीं होगी, और जब आय नहीं होगा तो स्वाभाविक उपभोग नहीं करेगा, और जब उपभोग नहीं करेगा तो एकदम से सीधी सी बात है उसके अंदर जो क्षमता निर्माण है वो नहीं होगा, और जब क्षमता निर्माण नहीं होगा तो विभिन्न प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होगा, और फिर वो क्या हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। तो सामान्यतः ये जो गरीबी का दुष्चक्र है इस प्रकार से चलता है, ठीक है। तो गरीब व्यक्ति हमेशा क्या होता है, ये मान लिया जाता है कि वो गरीब होता है। तो अपने जो स्टेटस है, या अगर आप गरीब हैं तो कोई इसमें बुरी बात नहीं है, लेकिन याद रखिएगा कि गरीब होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन गरीब रह जाना बहुत बुरी बात होती है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अमीर और गरीब, यही दो इस प्रकार की जातियां हैं, दो ही जातियां हैं विश्व में इस संदर्भ में, और तीसरी कोई जातियां नहीं। अगर आप सोचते हैं कि धर्म के आधार पर जातियां हैं, या हिंदू धर्म में उसकी उपजातियां हैं, श्रेणी हैं, या वो काला है वो गोरा है ना, नस्लीय विभाग पर आप करते हैं, तो आप इस संसार में बहुत पीछे हैं। सैद्धांतिक तौर पर, व्यवहारिक तौर पर मैं कहूँ, दो ही जातियां हैं, अमीर और गरीब की। या तो आप अमीर हैं या तो आप गरीब हैं। अब आप तय करिए कि आप किस जाति के हैं, है ना। इसके अलावा अगर आप कोई जाति मानते हैं तो मैं ऐसा मानता हूं कि आप गरीब हैं, क्योंकि अमीर व्यक्ति के लिए इसके अलावा, गरीब अमीर के अलावा और कोई जातियां, उस पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उस कोई मायने नहीं रखता, ठीक। तो ये हुआ आर्थिक दुष्चक्र। आते हैं जनसंख्या संसाधन में विषमता। देखिए सीधी सी बात है, यहाँ लोग हो सकते हैं या होते भी हैं क्या, ज़्यादा है, और संसाधन उस देश के पास क्या होता है, कम होता है। मतलब जनसंख्या ज़्यादा होती है, खेती बाड़ी, उत्पादन, ये सब क्या होते हैं, कम होते हैं। हो सकता है स्वास्थ्य सुविधाएं ना हो, स्कूल पढ़ने के लिए ना हो, है ना। तो इस प्रकार वहाँ पे जो संसाधन होता है वो कम होता है, और जनसंख्या वो अधिक होती है, तो इसमें विषमता पाई जाती है। तो ऐसे अर्थव्यवस्था क्या कहलाती है, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। और जो देश होते हैं उनको अल्प विकसित क्या कहते हैं, देश कहते हैं, ठीक। ओके, आगे आते हैं विकासशील अर्थव्यवस्था। विकासशील अर्थव्यवस्था डेवलपिंग कंट्रीज की बात कर रहा है ये, है ना। किसकी बात कर रहा है, डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज की बात कर रहा है, डेवलपिंग इकोनॉमी।
है ना, डेवलपिंग इकोनॉमी की बात कर रहा है। इसमें क्या है, अल्प विकसित जो अर्थव्यवस्थाएं थी उससे अगला चरण है। अगला चरण मतलब कहीं ना कहीं पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, सकारात्मक चरण की बात कर रहे हैं। जब हम उन दुविधाओं, उन चुनौतियों से निकलकर जब हम आगे बढ़ने लगते हैं तो प्रायः हम कहलाते हैं क्या, विकासशील, है ना। तो विकासशील वे देश होते हैं जो अपने प्राकृतिक एवं मानवीय संपदा, या फिर इसे आप संसाधन भी कहिए, एक ही शब्द है, संपदा का बेहतर प्रयोग करने की ओर होते हैं। याद रखिएगा, ओर होते हैं मतलब कर नहीं चुके होते हैं बल्कि कर रहे होते हैं कि हम कैसे अपने बेहतर जो हमारे पास संसाधन है, संपदाएं हैं, उसका हम बेहतर इस्तेमाल करें ताकि हम क्या हो जाएं, विकासशील या फिर विकसित हो जाएं। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, जिनके पास संसाधन हैं, मानवीय संसाधन भी हो सकते हैं, है ना, काम करने के लिए लोग हैं, प्राकृतिक संसाधन भी है, लेकिन उसका प्रयोग नहीं हो पा रहा है पूंजी और तकनीकी का अभाव में। धीरे धीरे जब पूंजी और तकनीकी किसी भी अर्थव्यवस्था में समाहित होने लगती है और उसका प्रयोग बढ़ने लगता है तो वह अर्थव्यवस्था क्या कहलाती है, विकासशील अर्थव्यवस्था कहलाती है। इस वर्तमान समय में भारत विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की श्रेणी में है। ऐसा कहा जाए कि वह विकासशील तो है लेकिन विकसित अर्थव्यवस्था के बहुत करीब पहुंचने वाला है। मतलब कि जैसे हम अगर विकासशील को भी अगर हम 1 या 2 3 चरणों में बांटें, जैसे विकासशील प्रथम चरण, द्वितीय चरण, है ना, और तृतीय चरण, तो भारत क्या खड़ा होता है, तृतीय चरण में। मतलब अब भारत यहाँ से क्या होगा, आगे बढ़ जाएगा। जैसे बीए फर्स्ट ईयर, बीए सेकेंड ईयर, है ना, थर्ड ईयर। तो कभी कभी क्या होता है, कभी क्या, अब तो प्रायः ये देखा जाता है सेमेस्टर वाइज होता है। तो जैसे आप बीए फर्स्ट ईयर में हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर, जब आप सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम दे रहे होते हैं तो इसका मतलब आप बीए सेकेंड ईयर के आप नज़दीक होते हैं। तो इसका मतलब भारत भी ठीक वैसे ही है। अब वो लगभग क्या है, हो सकता है कि वो बीए जो सेकेंड ईयर का एग्जाम है उसका वो थर्ड सेमेस्टर दे रहा हो या सेकेंड सेमेस्टर ही दे रहा है। अब ये कहाँ होने वाला है, विकसित अर्थव्यवस्थाओं में जाने वाला है। तो इस प्रकार के सामान्य उदाहरण के द्वारा हमने विकासशील अर्थव्यवस्था को समझा। एक शब्द और है, मानवीय संपदा। मानवीय संपदा का मतलब होता है कि वहां के जो मानव हैं उनको विभिन्न प्रशिक्षणों के द्वारा, शिक्षा के द्वारा आप उन्हें उत्पादन के योग्य बनाएं, तब जाके देश क्या होता है, विकसित होने की ओर होता है। तो यहाँ पर जो भी आपके प्राकृतिक संसाधन है उसका उपभोग करें। कोयला है उसे आप निकालें, किसी प्रकार की चट्टान है आप उसको इस्तेमाल करें, है ना, सौर ऊर्जा है, नदियों का प्रयोग करें सिंचाई के लिए जो जल है, ठीक है, मानव है उसे शिक्षा ग्रहण करने दें, सेवा क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में लगाएं। तो इस प्रकार से कोई भी देश क्या होता है, विकासशील होता है। तो इसमें भारत है, चीन है, खासतौर पर ब्राजील है। तो सामान्यतः इस समय देश में या विश्व में जितने भी देश हैं, अधिकांश देश क्या हैं, अधिकांश देश कहाँ आते हैं, विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के अंतर्गत आते हैं। अगला पॉइंट इसी में है कि जनसंख्या का दबाव एवं राष्ट्रीय आय में हिस्सा द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र से क्या होता है, अधिक होता है। देखिए, जनसंख्या का दबाव से तात्पर्य यह है कि ज्यादातर लोग विकासशील अर्थव्यवस्था में द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र में क्या होते हैं, समाहित होते हैं, ठीक है। और पर कैपिटा इनकम के मध्यम पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, मध्यम होता है, बहुत ज्यादा भी नहीं होता, बहुत कम भी नहीं होता। और लेकिन जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वो तेज होती है। यहाँ पर प्रायः जनसंख्या यह देखने को मिलती है कि बहुत तेज होती है। और जनसंख्या यदि आवश्यकता से अधिक वृद्धि कर रही हो, उसकी वृद्धि दर अधिक हो, तो प्रायः ऐसे ही देशों में महंगाई की समस्याएं, है ना, मुद्रास्फीति जिसको सामान्यतः हम कहते हैं अर्थशास्त्र की भाषा में, महंगाई जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो भारत में इस प्रकार की चीजें हैं, मध्यम पर कैपिटा इनकम और जनसंख्या वृद्धि की तेज दर। अब आते हैं विकसित अर्थव्यवस्था। विकसित अर्थव्यवस्था क्या होती है, वे देश, सामान्य तौर पर देखिए परिभाषाओं को मैं कोशिश ये किया गया है कि एक ही शब्दावलियों के द्वारा, एक ही कीवर्ड के द्वारा तीनों की परिभाषाओं को आपको समझाया जाए, ताकि पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है। अभी आगे आप पढ़ेंगे, पता नहीं कितने पेपर्स, आप कितने बुक्स, कितनी किताबें, मैगजीन्स पढ़ने का आप प्रयास करेंगे, तो विभिन्न प्रकार के शब्दावलियों से आप क्या होंगे, भर जाएंगे।
तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हम इन छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी या शब्दावलियों की भी अगर हम परिभाषा याद करने जाएं तो हमें बड़ी परेशानी होती है, एग्जाम के समय बड़ी दुविधा उत्पन्न हो जाती है। तो उस दुविधाओं से बचने के लिए इन तीनों की परिभाषाओं को सरल किया गया है और एक ही सांचे में ढालने का प्रयास किया गया है। ठीक है, तो वह देश जो अपने प्राकृतिक एवं मानवीय संपदा, ये पहले के शब्द हैं, का अधिकतम अधिकतम, ठीक है, ये अधिकतम है, अधिकतम है ना, अधिकतम उपयोग कर रहे हों, है ना, एकदम अधिकतम उपयोग कर रहे हैं। मतलब जो भी वहां के लोग हैं वो शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, प्रशिक्षण से युक्त हैं, सबको रोजगार है, तभी तो आप उसका अधिकतम उपयोग करोगे किसी भी मनुष्य का। साथ ही साथ में जो भी प्राकृतिक संसाधन हैं, चाहे नदियां हो, चाहे मिट्टी हो, चाहे ऊर्जा का कोई भी स्रोत हो, उन सभी का वह देश अधिकतम उपयोग कर रहा होता है जिसकी उसकी आवश्यकता है। ठीक है, तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि प्राकृतिक एवं मानवीय संपदा का वो अधिकतम उपयोग कर रहे होते हैं। उदाहरण के तौर पर इसमें कौन है? यूएसए और अधिकांश यूरोपीय देश, है ना, अधिकांश, एक दो को छोड़ के। सामान्यतः एक दो का मतलब यह है कि जैसे टर्की हुआ और एथेंस अर्थात जिसकी राजधानी ग्रीस की बात करते हैं हम, ये क्या होते हैं, समय समय पर इनमें आर्थिक जो दिवालियापन आप ये कह सकते हैं देखने को मिलता है, या इनकी जो अर्थव्यवस्था है अन्य यूरोपीय देशों की अपेक्षा बहुत पीछे है। तो ऐसी स्थिति में ये मान लिया जाता है कि एक दो देशों को छोड़कर ज़्यादातर जो देश हैं उनकी पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है, उनकी राष्ट्रीय आय, है ना, ठीक ठाक है वहाँ की देश के आधार पर, तो उनको विकसित देशों की श्रेणी में रखते हैं। एक खास बात यह है कि विकसित देशों की श्रेणी में अक्सर पूछा जाता है कि एशिया में कौन से देश हैं। वैसे तो विकसित देश की श्रेणी में आने के लिए एशिया में कई देश ऐसे ही खड़े हैं, जैसे रेलवे जो होता है स्टेशन से आउटर पे खड़ी होती है कि भैया बस रेलवे जो रेलगाड़ी है स्टेशन पर पहुंचने ही वाली होती है, लेकिन उसको आउटर पे पहले ही रोक दिया जाता है, थोड़ा सा इंतजार करिए, बस हम आपको सिग्नल देंगे, आप प्लेटफॉर्म पे लगिए और आप पहुंच जाएंगे। तो कुछ देश हैं जैसे भारत और चीन की हम बात करें स्पेशली, वो बस स्टेशन पर पहुंचने ही वाले हैं, वो विकसित ही होने वाले हैं, लेकिन कुछ समस्याएं हैं उनके साथ, जैसे समस्याएं हैं पर कैपिटा इनकम की और जनसंख्या की जो तीव्र वृद्धि दर है ना, इनको थोड़ा वो कंट्रोल करे आने वाले समय में, तो जल्द ही 10 से 15 सालों में उनको विकसित देशों की श्रेणी में रख दिया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल नहीं है, आउटर पर ही खड़े रहेंगे। तो रोजगार का पूर्ण अवसर, देखिए इस प्रकार के देशों में मैंने पहले ही कहा जो मानवीय संपदा है, मानवीय संपदा तभी सफल होती है जब उसको पूर्ण रोजगार अर्थात लोगों को क्या मिल जाए, रोजगार मिल जाए। रोजगार मिलेगा तो स्वाभाविक है उत्पादन प्रक्रिया बढ़ेगी, उत्पादन प्रक्रिया बढ़ेगी तो उसको हम क्या करेंगे, आयात निर्यात, है ना, आयात निर्यात से साथ ही साथ में लोगों की जो डिमांड है वो भी पूरी होगी। तो एक दूसरे के चक्र में क्या होते हैं, ये सब समाहित होते हैं। अगला है उच्च जीवन स्तर। उच्च जीवन स्तर होना चाहिए। उच्च जीवन स्तर को प्रायः किसके द्वारा मापा जाता है? HDI के जरिए मापा जाता है, मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, तो HDI की हम बाद में कभी बात कर लेंगे। फिलहाल अब आप समझिए कि उच्च जीवन स्तर मतलब लोगों को शिक्षा मिले, है ना, शिक्षा मिले, साथ ही साथ में उनका स्वास्थ्य भी बढ़िया हो, है ना, और जीवन प्रत्याशा की बात करते हैं, है ना, पर कैपिटा इनकम, है ना, ये दोनों चीजें एक ही हैं। और यहाँ पर क्या होना चाहिए, पर कैपिटा इनकम, उनकी जो व्यक्तिगत आय है वो ज्यादा होनी चाहिए। व्यापार लाभ, ऐसा देश आयात और निर्यात, मतलब आयात कम करता है और निर्यात उसकी अपेक्षा क्या करता है, ज्यादा करता है, तो वह देश क्या माने जाते हैं, विकसित अर्थव्यवस्था। साथ ही साथ में उपभोक्तावादी शैली, ये एक प्रकार का आपके लिहाज से, विकासशील देशों के लिहाज से देखा जाए तो उपभोक्तावादी शैली हमें ऐसे बताया जाता है कि जैसे बहुत अच्छी चीज नहीं है, उपभोक्तावादी शैली नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो देश जिस स्थिति में पहुंचे हैं, जो जिस स्थिति में हैं, वह इन चीज़ों को भोग कर पहुंचे हैं। मतलब वो भी कभी गरीब रहे होंगे, वो भी कभी अल्पविकसित रहे होंगे, विकासशील रहे होंगे, तब विकसित हुए हैं ना। तो मेहनत करने के बाद यदि आपको कोई चीज़ मिल रहा है ना, सामान्य तौर पर भौतिक वस्तुएं, अगर आप उसका उपभोग कर रहे हो तो जिसको नहीं मिला है प्रायः वो तो यही कहेगा कि नहीं नहीं तुम बुरे हो, तुम इस प्रकार की वस्तुओं का उपभोग कर रहे हो, है ना। बस इस बात को समझना जरूरी है कि उपभोक्तावादी शैली अपने आप में एक चरणबद्ध तरीके से तो हर देश में आती है, लेकिन हाँ बस मानव दृष्टिकोण के, मानवता के नाते बस इतना ध्यान रहे कि
किसी भी प्रकार के संसाधनों का गलत इस्तेमाल ना हो, ठीक है, बंटवारा सही हो। बस इस प्रकार से ये विकसित अर्थव्यवस्था को हमने समझा है। आगे जाते हैं, ये विकास की अवस्थाओं पर था। आगे है विश्व में अंतर संबंधों के आधार पर अगर हम देखें तो अर्थव्यवस्था के प्रकार की बात करें, इसमें दो प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, एक खुली अर्थव्यवस्था और एक होती है क्या, बंद अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था से तात्पर्य यह है कि जहां की नीतियां है ना उदार हों। खुलना का मतलब यह है कि कोई भी देश अपनी सीमा को आयात और निर्यात के साथ साथ आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक संबंधों के लिए भी क्या करे, खोल के रखे। अर्थात किसी भी प्रकार का कोई अड़चन या कोई दुविधा या परेशानी न हो कि हमारे यहाँ का जो वस्तु और सेवा है, यदि हम आपको बेचना चाहते हैं तो पता चला बॉर्डर पे बहुत सारी समस्याएं हैं, आप हमारे यहाँ बेचना चाहते हैं या हम खरीदना चाहते हैं तो बहुत पता चला कि टैक्सेशन से लेकर है ना व्यापार साधनों को लेकर बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन, कानून बनाए गए हैं। तो ऐसी स्थिति में उस प्रकार की अर्थव्यवस्था खुली अर्थव्यवस्था न कहलाकर क्या कहलाती है, बंद अर्थव्यवस्था। तो पहले खुली अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम देखें तो आर्थिक नीतियों के तहत वस्तु एवं सेवाओं की व्यापार की क्या होती है, अनुमति होती है। मतलब यह है कि अगर आपको यह वस्तु चाहिए तो आप लेके जाइए, थोड़ा बहुत कस्टम, आयात और निर्यात शुल्क वगैरह का प्रावधान होता है, इससे ज्यादा नहीं कुछ, ठीक है। तो खुले तौर पर अनुमति होती है, दोनों सरकारों के मध्य समझौते होते हैं, मध्यस्थता होती है, ठीक है। और एक होता है उदारवादी नीति। उदारवादी नीति का मतलब एक तरह का ये क्या है, उदारवादी नीति का परिणाम है कि खुली अर्थव्यवस्था हमें दिखाई देती है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें, उदाहरण के तौर पर तो अधिकांश विश्व में जितने भी देश हैं, मोर देन 90%, वो सब क्या है, खुली अर्थव्यवस्थाओं के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए, कुछ देश ऐसे होते हैं जो बंद अर्थव्यवस्था होते हैं। मतलब ऐसे देश में हम आर्थिक जो हमारी नीतियां होती हैं, जो आर्थिक नीतियां होती हैं, वह सामान्य तौर पर प्रतिबंधात्मक होने की प्रकृति होती है। मतलब इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में प्रतिबंध लगे होते हैं। देखिए, प्रायः आप इसको ऐसे समझें कि गांव में जाति के आधार पर आप किसी भी परिवार या किसी भी व्यक्ति पर प्रतिबंध लगा देते हैं, ठीक है। हो सकता है कि वह व्यक्ति स्वयं से अलग रहे कि हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है भैया, हम कमाएंगे खाएंगे, हम पूर्णतः आत्मनिर्भर है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर वो ऐसा कहता है तो ये सामान्य प्रक्रिया नहीं है। वो हो सकता है बहुत बड़ा आदमी हो, उसको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो, है ना। लेकिन मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो कोई भी व्यक्ति अपने से तो ऐसा नहीं कह सकता। हाँ, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं गांव में जो गैर सामाजिक कार्य या गैर मानवीय कार्य कर देते हैं समाज में, तो समाज उनको क्या कर बहिष्कृत कर देता है ना। तो बहिष्कृत करने के बाद ये होता है कि उससे कोई भी किसी भी प्रकार का सहयोग ना तो लेगा ना तो देगा, है ना। वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान भी नहीं होगा। मतलब उससे हम किसी भी प्रकार का त्यौहार हो, शादी विवाह हो, हम संबंध नहीं रखेंगे। तो वैसे ही देशों के साथ भी होता है। यदि विश्व बिरादरी के द्वारा, है ना, वैश्विक देशों में जो नीतियां सामान्यतः चलती हैं पूरे विश्व को साथ लेकर चलने की, उसमें यदि कोई देश मनमाना करे या नियमों को न माने तो उस पर प्रायः प्रतिबंध लगा दिया जाता है। तो इस प्रकार के प्रतिबंध वाले देशों को हम प्रायः क्या कहते हैं, बंद अर्थव्यवस्था। तो वर्तमान में उसमें जो है उत्तर कोरिया और वेनेजुएला को हम मान सकते हैं, क्योंकि कुछ मध्य अफ्रीकी देश भी हैं जहां प्रायः तानाशाही सरकारें होती हैं, इस स्वरूप में दिखाई देती हैं, लेकिन वो पूर्णतः नहीं है। वेनेजुएला और उत्तर कोरिया है। लेकिन हाँ, उत्तर कोरिया को आप देखिए, वैसे तो कंप्लीटली पूर्ण रूप से कोई भी बंद अर्थव्यवस्था नहीं होगा, लेन देन बिल्कुल ना हो, किन्हीं भी वस्तु का ना हो। हाँ, जैसे उत्तर कोरिया है, वहां पर खाद्यान्न वगैरह भुखमरी को ध्यान में रखते हुए कि भाई मानवता के नाते ही कम से कम वो है, विश्व बिरादरी से अलग, नियमों को पालन नहीं करता, है ना, थोड़ा अलग है, लेकिन फिर भी मानवता के नाते उसे हम क्या करते हैं, अनाज वगैरह की सप्लाई या आपूर्ति कर देते हैं। तो ये जो दोनों देश हैं, ये नियमों को नहीं मानते, जो भी उनके समूह हैं, और नियमों के न मानने के कारण प्रायः इसको अर्थव्यवस्था के तौर पर देखा जाता है, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था के प्रकारों के अंतर्गत ये दो प्रकार हमने देखा। धन्यवाद।